नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आस्था कौशिक। मैं आपको बताऊंगी महाकुंभ में रील्स बनाने वालों को बाबा बागेश्वर ने क्या नसीहत दी। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अनुपम। मैं आपको बताऊंगा राजौरी में रहस्यमय बीमारी का सच क्या है। महाकुंभ में वायरल हो रही रील्स को लेकर बाबा बागेश्वर का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि रील नहीं, रियल होने की जरूरत है। अपने बयानों से अक्सर चर्चा में रहने वाले बाबा बागेश्वर ने एक बार फिर बड़ा बयान दिया है। महाकुंभ में रील बनाकर वायरल करने को लेकर बाबा बागेश्वर ने कहा कि वहां रील नहीं, रियल होना चाहिए। इस बात पर बहस होनी चाहिए कि देश कैसे हिंदू राष्ट्र बनेगा। प्रयागराज महाकुंभ में इन दिनों रील बनाने वालों की होड़ लग गई है। इंदौर की माला बेचने वाली मोनालिसा या फिर हर्षा रिछारिया, दोनों के वीडियो और रील खूब वायरल हो रहे हैं, मानो दोनों सोशल मीडिया पर छाई हुई हैं। महाकुंभ में इनकी रील्स और वीडियो सामने आने के बाद पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री का बयान सामने आया है। दरअसल महाकुंभ में वायरल हो रही रील्स को लेकर जब बागेश्वर बाबा से सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा, रील नहीं बल्कि रियल होना चाहिए। हम ये कहेंगे कि वायरल का विषय नहीं है महाकुंभ। ये जो भी चल रहा है हमें तो नहीं उचित लग रहा है, हम इसके खिलाफ हैं। महाकुंभ में वायरल का विषय नहीं, महाकुंभ आस्था का विषय है। महाकुंभ संस्कृति का कुंभ है। महाकुंभ कल्चर को बढ़ाने का, कल्चर को समझने का, किसी को वायरल का नहीं है। हमने पूर्व में ही कहा कि रील के लिए नहीं, रियल के लिए जाना है। वहां अभी जो दो तीन चीजें चल रही, कहीं ना कहीं वो मेन मुद्दा से महाकुंभ भटक रहा। चाहे वो किसी बच्ची के खिलाफ कहा जा रहा हो, चाहे वो किसी व्यक्ति के खिलाफ या उसके पक्ष में या उसके बारे में। महिमा मंडन एक दिन कर दिया, बस हो गया। सुना आपने बाबा बागेश्वर ने महाकुंभ को लेकर क्या कहा। उनका कहना है रील बनाने की बजाय वास्तविक मुद्दों पर चर्चा होनी चाहिए, जैसे कि भारत को हिंदू राष्ट्र कैसे बनाया जाए और जो लोग हिंदू धर्म छोड़कर चले गए हैं उन्हें फिर से धर्म में कैसे वापस लाया जाए। उन्होंने आगे कहा कि महाकुंभ आस्था का कुंभ है, महाकुंभ संस्कृति का कुंभ है, महाकुंभ संस्कृति को बढ़ावा देने का कुंभ है। ये किसी को वायरल करने के लिए नहीं है। मेन जो महाकुंभ पर होना चाहिए विचार विमर्श इस बात पर होना चाहिए कि सनातन कैसे बचेगा, हिंदुत्व कैसे जगेगा, हिंदू राष्ट्र कैसे बनेगा, और जो हिंदू नहीं है उनको घर वापसी कैसे कराई जाए जो धोखे से चले गए। चाहे वो इस देश के इस्लाम में हो, वो भी हिंदू हैं, चाहे वो ईसाई हो, वो भी हिंदू हैं। इस पर काम होना चाहिए, इस पर फोकस होना चाहिए। लेकिन हम जा रहे हैं, हमने प्रण ठाना है, वहां पर हम एक कार्यक्रम कर रहे हैं। उसका संकल्प है हिंदू जगाओ, हिंदुस्तान बचाओ। उसी तरफ बाबा बागेश्वर के एक और बयान की सोशल मीडिया पर चर्चा हो रही है। महाकुंभ को लेकर बयानबाजी करने वालों को उन्होंने निशाने पर लिया है। हालांकि उन्होंने किसी का नाम नहीं लिया, लेकिन जिस अंदाज में बोले हैं उससे ये सीधे अखिलेश यादव को ही जवाब माना जा रहा है, जिन्होंने बीते दिनों कहा था कि कुछ लोग पाप धोने के लिए गंगा स्नान करते हैं। धीरेन्द्र शास्त्री ने कहा कि कोई महाकुंभ जाए या ना जाए ये उसकी निजी आस्था है, लेकिन जाने वालों पर टीका टिप्पणियां करना ठीक नहीं। महाकुंभ में विशेषता ये है कि इसमें सब एक होंगे और वो जितने हिंदू आएंगे अगर उनके विचार हिंदुत्व के लिए एकत्रित हो गए तो निश्चित रूप से भारत हिंदू राष्ट्र बन जाएगा। आपने कहा था कि धर्म के लोग हैं वहाँ पे दुकानें नहीं लगनी चाहिए, वो भी क्या उन कुंभ में पहुंचने चाहिए लोगों को? अगर आस्था हो, आपकी निष्ठा हो तो पहुंचो, नहीं हो तो ना जाओ। आप वहां जाएंगे तो थूक कांड मूत्र कांड नहीं करेंगे, कायदे में जाएंगे तो फायदे में रहेंगे। उन्होंने बताया कि वो खुद कुंभ जा रहे हैं और उन्होंने एक बड़ा संकल्प लिया है। वो वहां हिंदू जगाओ, हिंदुस्तान बचाओ कार्यक्रम का आयोजन करेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। जम्मू कश्मीर के राजौरी में रहस्यमय बीमारी से कई लोगों की जान चली गई, लेकिन बीमारी की हकीकत अब तक सामने नहीं आ पाई है।
जम्मू के राजौरी में रहस्यमय बीमारी से मरने वालों की संख्या बढ़कर 17 हो गई है। इस बीमारी की वजह से मोहम्मद असलम नाम के शख्स के छठे और आखिरी बच्चे की जम्मू मेडिकल कॉलेज में मौत हो गई। मोहम्मद असलम ने 12 जनवरी को बेटी यास्मीना को राजौरी के मेडिकल कॉलेज में भर्ती करवाया था। अगले दिन उसे जम्मू रेफर कर दिया गया, जहां कल शाम इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। इस बीमारी की वजह से मौतों का आंकड़ा लगातार बढ़ता ही जा रहा है। 40 दिन में 3 परिवारों के अब तक 17 लोगों की जान जा चुकी है, लेकिन ये बीमारी क्या है और मौतों का सच क्या है, ये अभी भी सामने नहीं आ पाया है। गृह मंत्री जी ने भारत सरकार के विशेषज्ञों की एक समिति विभिन्न मंत्रालयों को मिलाकर के बनाई है, वो टीम आ गई है। मैं समझता हूं कि शीघ्र ही कारण क्या है ये पता चल पाएगा। पुलिस ने भी जांच के लिए एक SIT बनाई है ताकि दूसरे पक्ष पर भी विचार किया जा सके, उसकी भी जांच ठीक से हो सके। एक बार सही तथ्य सामने आ जाएंगे तो जरूर आपको बताया जाएगा। जम्मू के राजौरी जिले में रहस्यमय मौतों की बढ़ती घटनाओं को देखते हुए गृह मंत्री अमित शाह ने बड़ा कदम उठाया है। उन्होंने इन मौतों के कारणों की जांच के लिए गृह मंत्रालय की अगुवाई में एक इंटर मिनिस्ट्रियल टीम का गठन किया है। इस टीम में स्वास्थ्य, कृषि, जल संसाधन और रसायन मंत्रालय के विशेषज्ञ शामिल हैं। इस टीम ने कल ही राजौरी का दौरा किया और पूरे मामले को समझने की कोशिश की। जो बीमारी राजौरी में फैली है उसके चलते तेज बुखार, शरीर में दर्द और बेहोशी के लक्षण दिखाई देते हैं। बताया जा रहा है कि जिनकी मौत हुई उनमें भी इसी तरह के लक्षण देखने को मिले थे। अब मामले की जांच जारी है और ये पता लगाया जा रहा है कि आखिर इन मौतों का सच क्या है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। कश्मीर में मानो बिछ गई है बर्फ की चादर। कोयडोडा, सोनमर्ग समेत कई इलाकों में जबरदस्त बर्फबारी की तस्वीरें सामने आई हैं, आपको दिखाते हैं। पूरे उत्तर भारत में कड़ाके की ठंड पड़ रही है। पहाड़ों पर तो मानो बर्फ की सफेद चादर बिछ गई है। जम्मू कश्मीर में लोग भीषण ठंड का भी सामना कर रहे हैं। आने वाले कुछ दिनों तक राज्य में बर्फबारी और बारिश की संभावना जताई जा रही है। जम्मू कश्मीर के डोडा में भारी बर्फबारी के बाद से ही पहाड़ चमचमाती बर्फ से ढके हैं, जिन्हें देखकर लग रहा है मानो पहाड़ों ने बर्फ की सफेद चादर ओढ़ ली हो। बर्फबारी होने से सैलानियों के चेहरे खिल उठे हैं। सैलानी डोडा में पहाड़ों पर बर्फ का लुत्फ उठाते दिखाई दिए। कोई बर्फ के साथ खेलता तो कोई बर्फ में डांस करता दिखा। वहीं मौसम विभाग के मुताबिक डोडा में बारिश होने के आसार हैं। आने वाले 4 से 5 दिनों तक कई इलाकों में भारी बर्फबारी हो सकती है। बांदीपुरा में सड़कें बर्फ की चादर से ढक गई हैं। बर्फबारी के कारण जहां एक ओर स्थानीय लोगों को मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है, तो वहीं दूसरी ओर सैलानी खुश हैं। कश्मीर के डोडा की इन तस्वीरों में दूर दूर तक सिर्फ बर्फ ही बर्फ दिखाई दे रही है, मानो सब कुछ बर्फ में ढक गया हो। बर्फबारी के कारण कई रास्ते बंद हैं और कुछ जगह सैलानी कुछ देर तक फंसे भी रहे, लेकिन फिर बर्फ हटाकर रास्ते खोल दिए गए। अगले कुछ दिनों तक बर्फबारी जारी रह सकती है, लिहाजा यहाँ आने वाले टूरिस्ट की संख्या बढ़ सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। फिल्म एक्टर सैफ अली खान पर हमला करने वाले आरोपी को लेकर अब बड़ी जानकारी सामने आई है। बताया जा रहा है कि हमलावर एक हाउस कीपिंग फर्म में काम करता था, लेकिन हमले की रात वो एक्टर के घर में कैसे घुसा
और उसने सैफ पर क्यों चाकू से वार किया, ये सवाल अब भी जिंदा है। सैफ पर हमले का घुसपैठिया कनेक्शन। बांग्लादेशी होने का शक, पहचान छिपाकर वारदात। हमलावर गिरफ्तार, अभी भी अनसुलझे सवाल। पहली तारीख 16 जनवरी जब सैफ अली खान पर उनके ही घर में हमला हुआ। हमलावर के चाकुओं से 6 वार से वो सीधे अस्पताल पहुंच गए। दूसरी तारीख 19 जनवरी जब सैफ पर हमले के आरोपी को 72 घंटे बाद थाने से गिरफ्तार किया गया। लेकिन सबसे हैरान करने वाला खुलासा मुंबई पुलिस ने किया। जब आरोपी की गिरफ्तारी के बाद वो मीडिया से मुखातिब हुई, पुलिस ने हमलावर के बांग्लादेशी घुसपैठिए होने का शक जाहिर किया और हमले का मोटिव चोरी बता दिया। ये जो आरोपी है, यह आरोपी बांग्लादेशी ओरिजिन का है, ऐसा हमारा डाउट है। इसीलिए एप्रोप्रिएट इस केस में एप्रोप्रिएट सेक्शंस की वार की गई है। अब सवाल है कि क्या हमलावर सिर्फ चोरी के इरादे से घुसा था, जबकि करीना कपूर ने पुलिस को अपने दिए बयान में साफ साफ कहा कि हमलावर ने घर से किसी भी सामान की चोरी नहीं की। हमलावर ने सैफ पर सिलसिलेवार कई वार किए। हमले के बाद हमलावर बेहद आक्रामक था। सैफ पर हमले के बाद पुलिस की कई टीमें जांच में जुटी। आरोपी की गिरफ्तारी के लिए कई सीसीटीवी खंगाले गए और कई जगह दबिश दी गई। पुलिस की जांच में खुलासा हुआ कि आरोपी के पास से अभी तक कोई भी भारतीय दस्तावेज नहीं मिला है, जबकि कई महीनों से वो न सिर्फ मुंबई में रह रहा था बल्कि नौकरी भी कर रहा था। आरोपी ने अपनी पहचान छिपाने के लिए हिंदू नाम भी रखे थे। गिरफ्तारी के बाद भी उसने पुलिस को अपने कई नाम बताए, लेकिन आखिर में पुलिस ने कंफर्म किया कि आरोपी का नाम मोहम्मद शरीफुल इस्लाम शहजाद है। एक आरोपी को उसमें अरेस्ट किया गया है। उस आरोपी का नाम मोहम्मद शरीफुल इस्लाम शहजाद है। सैफ पर हमला करने वाला आरोपी फिलहाल पुलिस गिरफ्त में है, लेकिन कई ऐसे सवाल हैं जो अभी भी अनसुलझे हैं। सैफ का घर मुंबई के पौष इलाके में है। उनकी हाउसिंग सोसाइटी की सुरक्षा भी कड़ी है। फिर उन पर हमला कैसे हो गया और हमलावर ने सैफ को ही टारगेट क्यों बनाया? हमलावर के बांग्लादेश से भारत आने की वजह क्या है? आरोपी बांग्लादेश से भारत कैसे आया? किसने उसकी मदद की? आरोपी के साथ बांग्लादेश से और कौन आया? क्या आरोपी का जिहादी ग्रुप से कनेक्शन है? क्या हमलावर कोई बड़ी वारदात को अंजाम देने की फिराक में था? सैफ पर हमले के आरोपी की गिरफ्तारी के बाद भी वारदात की थ्योरी अभी भी उलझी हुई है और गिरफ्तार आरोपी अभी भी कई बड़े राज खोल सकता है। ईरान के लिए अगले 24 घंटे बहुत अहम है, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप बतौर राष्ट्रपति पहला फैसला या तो युद्ध को खत्म करने का ले सकते हैं या फिर पूरी तरह से एक भड़काऊ घटना के तौर पर इसको देखा जा सकता है अगर डोनाल्ड ट्रंप ऐसा डिसाइड करते हैं। ईरान के सर्वोच्च नेता अली खamenei और उनके तमाम कमांडर अमेरिका पर नजर गड़ाए हैं, लेकिन बड़ी खबर यह है कि ईरान को बुरी तरह या फिर कोई बुरी खबर मिल सकती है, ऐसे कयास लगाए जा रहे हैं। इजराइल को मिसाइल धमाकों से दहलाकर ट्रंप को हर रोज चैलेंज दे रहे हैं हूती फाइटर्स। लेबनान में फिर से सिर उठा रहे हिजबुल्लाह लड़ाके और गुर्राने लगा है हिजबुल्लाह चीफ नईम कासिम। सीरिया में अमेरिका को अल्टीमेटम देने की जुर्रत दिखा रहा कमांडर जूलानी। इन सभी पर भारी अकेले दम से इजराइल और अमेरिका को धमकाने में जुटा है ईरान। ट्रंप को ईरान ने ट्रेलर दिखाया है।
अंडरग्राउंड टनल में बना ईरान के जंगी हथियारों का ये गोदाम सुपर पावर को सीधी चुनौती है। ये मिसाइलें, यहाँ रखा बम और बारूद इजराइल की तबाही का सबब बनने जा रहा है। ईरान जंग के लिए तैयार है, दुश्मन इजराइल हो या फिर दुनिया की सबसे बड़ी ताकत। यानी खाड़ी का बारूदी घमासान ट्रंप की बार बार चेतावनी के बाद भी थम नहीं रहा। इस बीच इतिहास फिर उसी मोड़ पर आ पहुंचा है जहां सर्वशक्तिमान राष्ट्र की कमान डोनाल्ड ट्रंप के हाथ में आ गई है। वॉशिंगटन डीसी का नेशनल मॉल उसी पल का गवाह बनने जा रहा है, जिसका सबसे बेसब्री से इंतजार इजराइल कर रहा है। प्राइम मिनिस्टर नेतन्याहू व्हाइट हाउस से लेकर कैपिटल हिल तक की परेड पर पूरी नजर रखने वाले हैं। इसके बाद होने वाले इनॉग्रल बॉल प्रोग्राम पर ईरान टकटकी लगाए हुए है, क्योंकि इसी इनॉग्रल बॉल के बाद ट्रंप का शपथ ग्रहण समारोह समाप्त हो जाएगा और फिर शुरू होगी उनकी वो सौगंध जो उन्होंने अपने चुनावी प्रचार में ली थी, जो उन्होंने इजराइल के हर दुश्मन को तबाह करने की ठान रखी है। सुपर पावर अमेरिका एक बार फिर से दुनिया को दिखाने जा रहा है कि क्यों 50 सितारों से जड़े इस झंडे का दबदबा पूरी दुनिया में कायम है। रुक रहे हैं यहां पर एक ब्रेक के लिए। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।